अंतर्गत ओज इस टॉपिक को देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पिछले अध्याय में ओज के कुछ पॉइंट देखे थे, वो इस प्रकार से है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ओज के गुण, ओज के कार्य, ओज के प्रकार, पर और अपर, और उसका प्रमाण कितना होता है ये देखा था। लेकिन एक पॉइंट उसके अंतर्गत का हमारा रह गया था, वो है अपर ओज का जो स्थान होता है वो प्रमाण। उस पॉइंट को टॉपिक समझने के दृष्टिकोण से थोड़ा डिटेल में देखना आवश्यक है, इसीलिए उस पॉइंट को अभी देख लेते हैं और उसके बाद बाकी के पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो अभी देखते हैं अपर ओज का स्थान व प्रमाण। इसका जो रेफरेंस आया है वो आया है चरकशारी स्थान 7/15, चरकशारी स्थान के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। शुक्रस्य तावदेन प्रमाणम तावदेव श्लेष्मिक ओजस्य इति। इसका मतलब यहाँ पे ये बतलाया गया है कि जो अपर ओज होता है उसका प्रमाण जो होता है वो अर्धांजलि होता है। यहाँ पे उसको श्लेष्मिक ओज कहा है। यानी मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि जितनी भी बृहत संहिताएं हैं उसमें ओज का जो वर्णन है वो सेपरेटली हमें ऐसा नहीं मिलता है, पर ओज अपर ओज उसका प्रमाण इतना होता है, पर का इतना होता है, अपर का ओज इतना होता है, इस प्रकार का वर्णन हमें ज्यादा नहीं मिलता है। हमें इस प्रकार का जो वर्णन है उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो टीकाओं में मिलता है। तो यहाँ पे एक श्लोक आया है जहाँ पे बृहत संहिता में ऐसा कहा गया है कि ओज का प्रमाण जो होता है वो अर्धांजलि होता है। उन्होंने पर और अपर ऐसा कोई भी भेद नहीं बताया और उसको नाम भी श्लेष्मिक ओज का है। अब आपको पता है श्लेष्मा जो है वो कफ का पर्याय है, मतलब कफ के समान जो ओज रहता है उसका प्रमाण। इसके पहले भी प्राकृत कफ ऐसा वर्णन हमें ओज के बारे में मिला था। तो वही प्राकृत श्लेष्मा यानी प्राकृत कफ उसका प्रमाण यहाँ पे अर्धांजलि इस प्रकार से बताया गया है। इसमें कोई विभाग नहीं किए हैं कि अष्टबिंदु परोज होता है और अर्धांजलि अपरोज होता है। उसका विस्तृत वर्णन हमें टीका में मिलता है। तो इसीलिए हम टीका का श्लोक देखते हैं। चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 13/7, चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्धांजलि परिमित ओजसो धमन्य एव हृदय आश्रित स्थानम तथा प्रमेह अर्धांजलि परिमितमेव ओजः क्षीयते न अष्टबिंदुकम अस्य ही किंचित शयपि मरणम भवति। तो इसमें व्याधि का भी एक एग्जाम्पल देते हुए जो अर्धांजलि ओज है उसका स्थान और कार्य बताने की कोशिश की गई है। इस श्लोक में कहा है कि अर्धांजलि अपर ओज का प्रमाण है, वह हृदय में आश्रित है और वह से दशिच धमनियों द्वारा शरीर में दमन करता है। तो आपको पता है रस वह स्रोतस के बारे में कहा जाता है कि रस वह नाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशिच धमनिया, यानी उसके दो मूल स्थान होते हैं, एक होता है हृदय और उससे निकलने वाली दशिच धमनिया। अब ओज और रक्त इसका संवहन भी रस व स्रोतस द्वारा रसवाहिनी धमनिया से ही होता है, तो वही उसका भी स्थान है। तो यहाँ वो बतलाया गया है कि जो दशिच धमनिया हृदय से निकलती है उसके द्वारा ही ओज शरीर में धमन करता है, यानी भ्रमण करता है और अपना कार्य करता है। आगे कहा गया है कि प्रमेह में जो ओज कम होता है वह अपर ओज होता है, और अगर अष्टबिंदु ओज का किंचित भी क्षय हुआ तो मृत्यु आती है। अब प्रमेह या व्याधि क्या होती है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन
आपको सेकंड ईयर में निदान इस सब्जेक्ट में मिलेगा। हम यहाँ पे इतना ही देख लेते हैं कि प्रमेय का मतलब होता है मूत्र की वैधि। मूत्र की जो वैधि होती है उसको हम प्रमेय कह सकते हैं। और प्रमेय इसके 3 प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कफज। जो कफज प्रमेय होते हैं उसके 10 प्रकार होते हैं। जो पित्तज प्रमेय होते हैं उसके 6 प्रकार होते हैं। और जो वातज प्रमेय होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। और वातज प्रमेय में जो चौथा प्रकार है ओजोमेह, उसका मतलब होता है डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पे उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रकार नहीं बताया, वहां पे इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि प्रमेय के बारे में। तो ये सभी प्रमेयों के ऊपर लागू होगा कि प्रमेय में जो ओज कम होता है, लेकिन यहाँ पे ओज कहा है आगे, तो फिर यहाँ पे ओज कम होने की बात कही है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने ये वातज प्रमेय के अंतर्गत का जो ओजोमेह जिसे हम कहते हैं, यानी डायबिटीज मेलिटस, उसके बारे में यहाँ उन्होंने कहा है कि प्रमेय में जो ओज कम होता है, यानी ओजोमेह में जो ओज कम होता है वह अपर ओज होता है। और वो उन्होंने कहा है कि सिर्फ अपर ओज वहां पे कम होता है। जो अष्टबिंदु ओज हृदय में स्थित होता है वो यत्किंचित ही, यानी थोड़े से मात्रा में भी कमी नहीं होता है। क्योंकि अगर उसका नाश हो गया, अगर वो कम हो गया तो उसके वजह से मृत्यु आ जाएगी। यानी शरीर में जो कोई भी विकृतियां उत्पन्न होती है ओज से संबंधित, या फिर क्षय होता है, ये सभी के सभी अपर ओज से ही रिलेटेड होता है। अगर किसी भी प्रकार की विकृति आघात के वजह से या किसी भी कारणवश अगर पर ओज की होती है, वो यत्किंचित ही थोड़ी भी मात्रा में कम होता है, तो उसके वजह से मृत्यु आ जाती है। यहाँ पे 2 और एग्जाम्पल बतलाए गए हैं कि पांडु और अति मद्यपान। मदत्य चिकित्सा का श्लोक हमने पिछले ही अध्याय में देखा था, जहाँ पे ओज के गुण बताए गए थे और मद्य के गुण उसके विरोधी 10 गुण होते हैं। और इस व्याधि में मदत्य मतलब ओज का प्रमाण कम होता है। और पांडु जो व्याधि है जिसे हम एनीमिया के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो इन दोनों व्याधियों में भी ओज का क्षय होता है। और ये जो ओज होता है वो भी अपर ओज ही है, पर ओज का प्रमाण कम नहीं होता है, वो सद्य प्राणार होता है। उसके बाद हम इसके संबंध में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हृदय के आकुंचन प्रसारण के कार्य में विकृति निर्माण होने से ओज विक्षेपण में रुकावट आने से मृत्यु आ सकती है। तो हृदय का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसकी जो प्रोसेस चलती रहती है, तो वो तो जीवन भर अव्याहत चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो इसके कार्य में अगर किसी भी प्रकार की विकृति आती है और ये कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, यानी या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है और आकुंचन प्रसरण की क्रिया जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें अगर रुकावट आ गई तो हृदय के द्वारा जो संवहन होने वाला ओज विक्षेपण होता है वो रुक सकता है। और वो रुकने के कारण मृत्यु आ सकती है, क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक होता है। कारण ओज का विक्षेपण रस रक्त के साथ होता है। वो हृदय विकृति में रस रक्त व ओज विक्षेपण हुआ नहीं तो शरीर अवयव में प्राण द्रव्य व ओज न मिलने की वजह से मृत्यु आ सकती है। तो जो भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हार्ट के द्वारा कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड आउट की जाती है। जैसे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके वजह से बॉडी को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जो प्लाज्मा स्प्रेड आउट होता है उसके वजह से बॉडी को
जीवन द्रव्य यानी जो कुछ भी प्रोक्सिमल्स एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी होते हैं वो हमें प्लाज्मा के द्वारा ही मिलते हैं। और उसके साथ साथ बहुत से जो प्रोटीन बॉडी के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर जो भी हार्मोन वगैरह एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है, सॉरी एड्रिनल नहीं, जितनी भी ग्लैंड्स होती है जो एंडोक्राइन सिस्टम में आती है, डगलस ग्लैंड जिसके द्वारा तो इसको कोई डक्ट नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट ब्लड में स्प्रेड आउट होता है। वो हार्मोन भी इसी तरीके से ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए उसका जो कार्य होता है वो अव्याहत होना आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ जो ऊर्ज होता है उसका भ्रमण भी रस रक्त के साथ ही होता है, और ओज जो होता है वो प्राण द्रव्य के समान ही होता है, क्योंकि हम उसका कोरिलेशन इम्यूनिटी के साथ करते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए जो थिंग्स इम्पोर्टेंस होती है वो थिंग्स उसको ओज के द्वारा मिलती है, और इसीलिए शरीर को इन सभी चीजों की पूर्ति होते रहना आवश्यक होता है। और हृदय का कार्य किसी वजह से विकृत हो जाता है या फिर रुक जाता है तो ये कार्य नहीं हो पाता है, और उसके वजह से मृत्यु आ सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 15, ओज का पोषण वो आहार। ओज का पोषण होने के लिए किस प्रकार का आहार होना चाहिए इसका वर्णन हम देखते हैं। इसका रेफरेंस जो है वो है सुश्रुत सूत्र स्थान 1/36, सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 36वां श्लोक। प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजसाम स। इसमें बतलाया गया है कि प्राणियों का मूल आहार है। ओके, ऑब्वियस है कि आहार अगर नहीं प्राप्त होगा तो शरीर की ग्रोथ नहीं हो सकती, और ज्यादा वक्त तक ना मिले तो मृत्यु भी आ सकती है। तो प्राणियों का जो मूल होता है वो आहार होता है, और आहार से ही प्राणियों में बल वर्ण तथा ओज की उत्पत्ति होती है। जो आहार मिलता है उसी से हमें ताकत मिलती है, पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। ओके, वर्ण जो हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है, जो भी वर्ण हो, गौर वर्ण हो, श्याम वर्ण हो, श्वेत वर्ण हो, किसी प्रकार का जो वर्ण होता है वो कॉम्प्लेक्शन भी हमें आहार के द्वारा ही मिलता है। किस प्रकार का हम आहार खाते हैं इसी के ऊपर बल तथा हमारा वर्ण डिपेंड होता है। और ओज जो वाइटल रेजिस्टेंस की पावर, जो इम्यूनिटी हमें क्रिएट होती है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा कि आहार सबका मूल है, और बल वर्ण तथा ओज इसकी सभी की निर्मित आहार के द्वारा होती है। तो इस ओज का पोषक आहार कौन सा होता है, ओज पुष्ट करने वाला आहार कौन सा होता है? तो ओज द्रव्य मुख्यतः उस तरीके से बढ़ते हैं जिस तरीके से कब बढ़ता है। कब बढ़ाने वाले जो रस होते हैं वो होते हैं मधुर, अम्ल और लवण। इसमें सबसे प्रधान होता है मधुर रस। तो मधुर रस का अगर आहार होता है उसके साथ साथ गुण भी रहेंगे, वो भी कफ को बढ़ाने वाले गुणों के समान ही रहेंगे। ओके, तो गुरु, स्निग्ध, बहल, शीत, सर, ये सभी के सभी गुण जो है वो कफ के गुण ही है, और वही गुण जो होते हैं वो ओज को बढ़ाने के लिए कार्यकारी होते हैं। गुरु, स्निग्ध, बहल, शीतसर इत्यादि गुण होने की वजह से मधुर रसात्मक आहार्य द्रव्य की वजह से ओज का पोषण होता है। तो ये सभी प्रकार के गुण जो है वो हमें मधुर रस में मिलते हैं। इसीलिए मधुर रस का अगर आहार ग्रहण किया तो उसके कारण ओज का पोषण होगा। तो मधुर रस के संबंध में एक श्लोक हमें चरक सूत्र स्थान में मिलता है, वो देखते हैं। चरक सूत्र स्थान 26/42 उसके अंतर्गत 1।
तो चरसूत्र स्थान के 26वें अध्याय का 42वें श्लोक का पहला भाग। तो यहाँ पे सभी रसों का वर्णन आया है, तो एक ही श्लोक में सभी का वर्णन किया गया है। तो उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे रसों का वर्णन दिया गया है, इसीलिए 42वें श्लोक का पहला भाग जहाँ पे मधुर रस का हमें वर्णन मिलता है, उसमें कहा है कि तत्र मधुर रस शरीर सात्म्य द्रव्य रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा ओज शुक्र भी वर्तनम आयुष्य। तो मधुर रसात्मक आहार की वजह से रसादि सप्त धातु सभी प्रकार की रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सभी प्रकार के रसों का प्रणन होता है, सभी प्रकार के धातुओं सभी प्रकार के धातुओं की उसके कारण वृद्धि होती है। वो ओज इसकी भी उसके साथ साथ ही वृद्धि होती है कि 7 प्रकार के धातु योग्य तरीके से बनेंगे। अगर किसी के कारण किसी धातु की वृद्धि होती है तो उससे निर्मित होने वाला ओज भी योग्य तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक बात लग सकती है कि जो रक्त होता है, वो रक्त जो होता है वो तो उसका आश्रय संबंध जो होता है वो पित्त के साथ होता है, लेकिन भले ही पित्त के साथ उसका आश्रय संबंध हो, हमें ब्लड के अंतर्गत जो लिक्विडिटी होती है इसका मतलब वहां पे आप महाभूत होता है, और जो मधुर रस है उसमें आप तथा पृथ्वी महाभूत होता है। तो जो लिक्विडिटी प्राप्त होती है ब्लड को, जो वेट प्राप्त होता है रक्त को, वो उसे आप धातु द्वारा मिलता है, और आप धातु से मधुर रस से उसकी निर्मित होती है। उसके बाद जो अस्थि होती है, अस्थि का आश्रय संबंधवाद के साथ होता है, लेकिन फिर भी मधुर रस उसको कैसे बढ़ाते हैं, तो अस्थि की जो हार्डनेस होती है, ओके, जो स्ट्रांगनेस होती है, उसके लिए बल कारक आहार की आवश्यकता होती है, और उसकी पूर्ति जो होती है वो इस प्रकार के आहार की वजह से ही मधुर रस की वजह से होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सप्त धातु होते हैं सभी धातु की निर्मित के लिए मधुर रस कार्यकारी होता है, और अगर सभी प्रकार के धातु इसके द्वारा योग्य तरीके से बनते हैं तो जो उसका सार भाग होता है ओज, वो भी उसके कारण योग्य ही बनेगा। तो ओज भी इसके कारण वृद्ध होता है, उसकी वृद्धि होती है ओज की, और ये आयु कारक होता है, आयु कारक होता है। सभी धातु अगर पुष्ट होते हैं और ओज भी इसकी वजह से पुष्ट होता है तो इसके कारण क्या होगा, आयु की वृद्धि होगी। उसके बाद इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि ओज वर्धक आहारीय द्रव्य। अब हमने तो ओज पुष्टिकर द्रव्य देख ही लिया कि मधुर रस के कारण होता है, लेकिन ऐसे कौन से आहार होते हैं जिसका ग्रहण करने की वजह से ओज बढ़ता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मुख्यतः सभी तो नहीं बतलाए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बतलाने की कोशिश की गई है। तो गाय का दूध व घी ये ओजवर्धक होते हैं। अब यहाँ पे गाय का दूध ही क्यों आया, तो इसलिए आया है क्योंकि जो अदर मिल्क होते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें फैट की जो मात्रा होती है वो प्रॉपर होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है, और आगे उसके गुण भी बताया है उससे, और ये पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन होगा कि गाय का दूध जो होता है वो मधुर होता है रस में, तथा गुणों में शीत बहल श्लक्ष्ण मंद प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला, ओके, प्रसाद, इस प्रकार से इत्यादि गुण गाय के दूध में हमें मिलते हैं, और इस गुण की वजह से ओज वर्ग का वर्णन होता है। ओके, तो इस प्रकार के इसमें गुण रहते हैं, इसीलिए इसके कारण ओज का वर्धन होता है। ओज व दूध के गुण समान होते हैं। हमने इसके पहले जो मध्य का वर्णन देखा था उसमें हमने देखा था कि जो ओज के जितने भी गुण हैं उसके दशों के दशों गुण के विरोध में
जो मध्य होता है उसके गुण होते हैं, लेकिन ओज के जो गुण होते हैं वो सभी के सभी गुण दुग्ध के समान होते हैं, यानी दूध जो होता है वो ओज के समगुणों का होता है। इसका मतलब गुरु, शीत, मधुर, मृदु, प्रसन्न, स्निग्ध, स्थिर, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, बहल, ये सभी प्रकार के जो हमने गुण देखे हैं ओज के, वो सभी प्रकार के गुणों का ये गाय का दूध रहता है। और वो दूध ओज के समान गुणों की वजह से होने के कारण उसके कारण ओज की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे जो घृत है, दोनों चीजें कही है कि दूध और घृत, तो हम घृत को जरा और स्पेसिफाई वैसे देखते हैं, तो इस पॉइंट को भी कवर करते हैं और साथ में जो गाय का घृत होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट कहा गया है ये भी इस पॉइंट से क्लियर होता है। ये समझने के लिए हम इस पॉइंट को देखते हैं कि घृत के गुण एक्चुअली क्या होते हैं। तो ये वर्णन हमें चरक सूत्र स्थान 27/231 चरक सूत्र स्थान के 27वें अध्याय का 231वें श्लोक में हमें वर्णन मिलेगा कि स्मृति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ, मेदो, विवर्धनम। स्मृति यानी धारण शक्ति, उसके बाद बुद्धि यानी ग्रहण शक्ति, पाचक अग्नि। आपको पता है कि घृत अगर आप थोड़ी मात्रा में लो तो उसके वजह से अग्नि का दीपन होता है। अगर किसी को अग्नि माध्य हो तो उसे घृत देना चाहिए, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए। ज्यादा घृत की वजह से अग्नि माध्य हो जाएगा, लेकिन योग्य मात्रा में अगर हम उसे घृत देंगे तो उसकी वजह से अग्नि का दीपन होगा। तो पाचक अग्नि को भी बढ़ाता है, उसके बाद वीर्य को बढ़ाता है, यानी जो शुक्र धातु है उसको भी बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। और कफ अगर बढ़ेगा तो कफ के साथ जिसका भी आश्रय संबंध है वो सभी चीजें, यानी रस, मांस, मेद, मज्जा, उसके बाद शुक्र तो हम देख ही चुके हैं, ओज, पुरीश, उसके बाद मूत्र, सभी चीजों की यहाँ पे वृद्धि होगी। तथा मेद को बढ़ाता है, तो मेद तो उसमें आ ही गया है कफ आने के कारण। तो इन सभी चीजों को घृत बल देता है तथा उसकी वृद्धि करता है। ये एक चीज हो गई। उसके साथ साथ और कौन सा आहार है जिसकी वजह से ओज की वृद्धि होती है। जैसे रोज के रेगुलर के आहार में हमारे गेहूं होता है, उसके बाद फिर चावल होता है, दूध, घी तो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद फलों में अंगूर, उसके बाद आम इत्यादि द्रव्य विशेषकर ओज का वर्धन करते हैं। तो सभी प्रकार के द्रव्यों से ओज का वर्धन होता है, क्योंकि वो सभी धातु का सार होता है। लेकिन ये जो आहार हमने बताया ये मुख्यतः ओज की वृद्धि करने वाले होते हैं। अगर हम सोचेंगे खले कपोत न्याय के अनुसार, तो खले कपोत न्याय के अनुसार इन आहार द्रव्यों की वजह से सद्य ओज की निर्मित होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद ओजो को 10 प्राणायतन, इसका जो वर्णन हमें सभी संहिता में मिलता है, तो किसी ने 10 माने हैं, किसी ने ज्यादा प्राणायतन माने हैं। तो चरक संहिता में 10 प्राणायतन माने हैं। 10 प्राणायतन का मतलब होता है ऐसे स्थान जिसके अंदर हमारी जान स्थित होती है, हमारा जीव स्थित होता है। तो ओज को भी 10 प्राणायतन का एक स्थान कहा गया है। प्राण का स्थान यानी प्राणायतन, प्राण का स्थान, प्राण का आयतन, प्राण का आयतन, स्थान यानी आयतन। तो जहां पे प्राण का स्थान होता है वो प्राणायतन, ऐसा प्राणायतन का मतलब होता है। तो शरीर में जिस 10 स्थान पर आघात होने से मृत्यु आ सकती है, ऐसे स्थान को 10 प्राणायतन कहते हैं। तो इसका वर्णन हमें चरक शारीर स्थान के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में, चरक शारीर स्थान 7/9 में मिलता है कि 10 प्राणायतनानि तथा मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, गुदम, बस्ति, ओज, शुक्रम, शोणितम, मांसमिति। तो यहाँ बतलाया गया है कि ये जो 10 स्थान है, मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, गुदस्थान
बस्ती, ओज, शुक्र, शोणित यानी रक्त, मांस, ये 10 प्राणायतन, इसमें ओज को भी एक स्थान मिला है। तो ओज इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर उसका नाश होने की वजह से मृत्यु होती है और उसके ऊपर किसी प्रकार का बाह्य आघात भी होता है और उसकी वजह से अगर उसका नाश होता है, उसका क्षय होता है, उसकी विकृति होती है, तो उसकी वजह से भी मृत्यु आ सकती है। इसीलिए 10 प्राणायतनों में उसे स्थान मिला है। उसके बाद हम इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट को देखते हैं, ओज की विकृति। तो ओज की विकृति जो होती है वो हमने आज अभी तक जितने भी धातु देखे हैं उसके अंतर्गत हमने देखे कि विकृति 2 प्रकार की होती है। एक होता है धातु की वृद्धि और धातु की क्षय, यही हमने देखा है। लेकिन ओज की जो विकृति होती है वो 3 प्रकार से होती है। एक होता है ओजो व्यापत, दूसरा होता है ओजो विस्तृंस और तीसरा होता है ओज क्षय। तो ये ओज के अंतर्गत का महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट नोट्स जो आती है वो इसी के ऊपर आती है और ओज ज्यादा मार्क के लिए आता है, एलक्यू में आता है तो वो पूरा ही आता है। और जो एमसीक्यू भी बनते हैं वो मुख्यतः इस पॉइंट के ऊपर बनते हैं। तो ओज का गुण जिस प्रकार से इम्पोर्टेंट था उसी प्रकार ओज की विकृति ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओज का जो विकृति टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले ओज व्यापत के लक्षण देखते हैं। ओज व्यापत क्या होता है? तो दुष्ट दोषों का धातु के साथ संसर्ग होने की वजह से ओजो व्यापत यह विकृति निर्माण होती है। तो जो दुष्ट दोष होते हैं यानी वात पित्त कफ, ये अगर किसी कारण इनकी वृद्धि हो जाती है, क्षय हो जाता है, तो ये दुष्य के साथ यानी धातु के साथ इसका संसर्ग उस वक्त अगर हुआ, यानी संयोग अगर उस वक्त हुआ, दुष्ट होने के बाद दुष्ट अगर धातु के साथ संसर्ग हुआ तो उसकी वजह से ओजो व्यापत यह विकृति निर्माण होती है। उसका वर्णन जो है हमें डलहन टीका के श्लोक में मिलता है। डलहन टीका सुश्रुत सूत्र स्थान 15/24, डलहन टीका सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसमें कहा गया है व्यापत नथापत्ति सा दुष्ट दोष दुष्यम संसर्गात। इसमें कहा गया है कि अयोग्य और सात्विक यानी आहार व विहार इस वजह से दोष दुष्ट होता है। आहार की वजह से ओज का पोषण होता है। असात्विक और आहार विहार यह ओज विकृति का प्रमुख कारण है। तो दोष जो दुष्ट होते हैं वो मुख्यतः क्यों होते हैं? तो असात्विक आहार, जो अयोग्य आहार होता है, जो दोष की वृद्धि और क्षय करते हैं, इस प्रकार का आहार अगर ग्रहण किया, इस प्रकार का विहार अगर रहा, तो उसकी वजह से दोष जो होते हैं वो दुष्ट होते हैं। और जब वो दोष दुष्ट होते हैं तो वो आहार की, और आहार जो होता है उसी की वजह से ओज का भी पोषण होता है। तो इस प्रकार के अगर दोष शरीर में आ गए, दूषित आहार के सेवन की वजह से, उसके वजह से दोष विकृत हो गए, तो वो क्या करेंगे? असात्विक क्रिया करेंगे। ओके, तो ये दूषित दोष का संसर्ग संयोग किसके साथ होगा? जो धातु दुष्य जो होते हैं उसके साथ होगा। असत्विक आहार की वजह से धातु जो होते हैं वो भी योग्य निर्मित नहीं होगी और वो भी विकृति युक्त उत्पन्न होगी। दोष दुष्य इसकी समूर्छना हो जाएगी और इस विकृति के कारण जो ओज होता है उसकी भी विकृति होगी। तो ओज विकृति का ये मुख्य कारण है कि असात्विक आहार विहार के सेवन की वजह से ओज की विकृति, यहाँ पे ओजो व्यापत होता है। अब ओजो व्यापत की जो लक्षण है उसका वर्णन हमें सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें
90 सुश्रुतदर्शन के 15वें अध्याय के 29वें श्लोक में मिलता है। उस श्लोक का वर्णन हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज हमने ऊंच इस टॉपिक में अपर ऊंच का स्थान व प्रमाण क्या होता है, उसके बाद ऊंच का पोषण व आहार, कौन सा आहार से ऊंच का पोषण होता है, ऊंच पुष्टिकर आहार कौन सा होता है, और ऊंच वर्धन करने वाले जो द्रव्य होते हैं उसके अंतर्गत दुग्ध, घृत और बाकी आहार द्रव्य हमने देखे। उसके बाद 10 प्राणायतन में से एक ऊंच को स्थान मिला है वो देखा, और आज ऊंच विकृति के अंतर्गत हमने ओजो व्यापक के लक्षण देखे। तो इसके बाद का जो वर्णन है हम उसे अगले लेक्चर में देखते हैं।